तो यूपीएससी का देखते हैं तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है सेंटर की, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 315 से 233 पार्ट 14। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है जिसमें कि इन सब में क्या प्रोविजन दे रखे हैं रिलेटेड टू कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द मेंबर। ठीक है, पावर, फंक्शन और ये सब। कंपोजिशन देखते हैं, चेयरमैन होता है, मेंबर होता है और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, 9 से 11 होते हैं यूजुअली। कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे रखा है, एक्सेप्ट कि जो मेंबर हैं वो कम से हाफ मेंबर हैं, वो 10 साल के लिए कम से कम उन लोगों ने ऑफिस हेल्ड किया हो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन also authorize the president to determine the condition of service of the chairman and the member of the commission। ठीक है, तो इसमें क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर जो है कमीशन, ये 6 साल या अंटिल 65 ईयर तक जब तक रहते हैं तब तक ये रहते हैं। तो इसमें क्या है, सेम है इलेक्शन कमीशन जैसे। ठीक है, विच एवर इज, तो किसी भी टाइम पे ये रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को देके, और रिमूव भी कर सकता है प्रेसिडेंट। मैनर कौन सा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लिखा है तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट 1 मेंबर यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द फॉलोइंग 2 सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, अगर वो वेकेंट हो गई हो चेयरमैन की सीट तब, या फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, एब्सेंट हो गया हो किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, एक्टिंग चेयरमैन जो होता है तब तक करेगा जब तक चेयरमैन आ नहीं जाता और जब तक रिज्यूम नहीं कर लेता ड्यूटी को। रिमूवल देखते हैं इसमें क्या है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, एडजर्ज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, दैट हैज़ गॉन एडजर्ज इंसॉल्वेंट, जैसे कि बैंकरप्ट हो गया हो। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, ड्यूटी के टाइम पे वो पेड एम्प्लॉयमेंट करे बाहर कहीं। ठीक है, और प्रेजेंट के ओपिनियन में अनफिट है वो, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट जो रिमूव कर सकता है चेयरमैन को, रीज़न क्या है, मिसबिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर मिसबिहेवियर किया है उसने, ऊपर 3 में तो क्या प्रेजेंट अपने आप कर देगा, इंसॉल्वेंट हो गया हो या फिर बाहर कहीं काम कर रहा हो, या फिर प्रेजेंट को लगता है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया या फिर बॉडीली ये फंक्शन नहीं कर सकता, तब उस केस में प्रेजेंट कर देगा। बट अगर मतलब ये मिसबिहेवियर हो तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेगा मैटर, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। ठीक है, उसके बाद में, पर इसमें इनकेपेसिटी नहीं दिया है, इनकेपेसिटी इलेक्शन कमिश्नर वाले में इनकेपेसिटी था, इसमें इनकेपेसिटी नहीं दिया है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ ठीक है ये गिल्टी है तो बोलेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है इंक्वायरी करने के बाद में वो बाइंडिंग होगा और फिर उसको रिमूव कर देगा। तो मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, डिफाइन द टर्म मिसबिहेवियर इन द कंटेक्स्ट। द कॉन्स्टिट्यूशंस बोलता है कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन कर दिया है, नहीं सॉरी, इफ़ इज़ कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, या फिर वो पार्टिसिपेट करे प्रॉफिट में ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, और एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम अदरवाइज दैट एज अ मेंबर एंड इन अ कॉमन विद अदर मेंबर ऑफ अ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। जो कंपनी के बाकी मेंबर को मिल रहा है वैसे ही अगर इसको भी मिल रहा है तो इस केस में ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। ठीक है, फिर है इंडिपेंडेंस। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या बताया है इंडिपेंडेंस के लिए कैसे होंगे। ये रिमूव कर सकते हैं ओनली ग्राउंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं उसी की में। ठीक है, तो उसके बाद में कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो प्रेजेंट डिटरमाइन करेगा, पर वो जब एक बार अपॉइंट हो जाते तो उनके डिसएडवांटेज में उसको वो चेंज नहीं कर सकते। फिर जितना भी एक्सपेंस है, सैलरी, अलाउंस, पेंशन है, वो कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस उधर तो नहीं था इलेक्शन कमीशन में, ऐसा कुछ इंडिपेंडेंस दिया था इतना डिटेल्ड वे में नहीं दिया था।
क्या दिया था कि रिमूवल का कैसे होगा, है ना। तो अब इसमें क्या है, हाँ चार्ज कर ठीक करने, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी ऑन सीजिंग होल्ड ऑफिस नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। एक बार वो बन गया चेयरमैन तो उसके बाद दोबारा पूरी इंडिया में कहीं कुछ नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कहीं भी नहीं आ सकता। जो मेंबर होगा यूपीएससी का, अगर वो उसकी जब टर्म खत्म हो जाता है तो वो चेयरमैन बन जाएगा यूपीएससी का, या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। बट कोई दूसरी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट या फिर स्टेट में नहीं ले सकता, ठीक है। फिर चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हिज फर्स्ट टर्म नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। हाँ, वो रिअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता इसका सेकंड टर्म के लिए। फिर फंक्शंस देखते हैं क्या है। तो इनके फंक्शंस हैं, व्हाट इज दिस, यस, फंक्शंस होंगे इनके, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी अपॉइंटमेंट है उनके लिए, सेंट्रल सर्विस हो जाएंगे, ठीक है, एंड पब्लिक सर्विस ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। तो ऐसे सेंट्रल एडमिनिस्टर करता है जब अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो इसके लिए सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी के लिए पब्लिक सर्विस हो, उसके लिए ये लोग जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये करते हैं। तो असिस्ट करता है अगर जॉइंट असिस्ट द स्टेट, अगर उसने रिक्वेस्ट करा है, टू और मोर स्टेट ने, दो या दो से ज़्यादा करना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि फ्रेम करो भाई एक स्कीम जिससे जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, तो जिसमें कि स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में असिस्ट करेगा। उसके बाद में है बेसिकली गवर्नर जो रिक्वेस्ट करेगा, और बेसिकली गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा, प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ ठीक है, तो फिर जो स्टेट की नीड है उनको सर्व करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट हो जाती, मतलब ये बॉडी हो जाती है, क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स इंडिया को चला रहे हैं। तो मान लो किसी की मिली भगत हो जाएगी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की अगेंस्ट जाने के लिए सेंटर के, तो हो सकता है कि गवर्नर के थ्रू ये कुछ करें, तो मतलब इसलिए प्रेजेंट का कंसेंट ज़रूरी है। तो इसको कंसल्ट किया जाता है कौन कौन से मैटर में, कि भाई कैसा रिक्रूटमेंट का मेथड होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए और सिविल पोस्ट के लिए, ठीक है। जैसे आर्मी में भी सिविल पोस्ट होती है ना, आर्मी में जैसे कि ये धोबी वोबी होते हैं, या फिर झाड़ू पोछे वाले होते हैं, या फिर कुक होते हैं, ये सिविल पोस्ट होती है। तो सिविल सर्विस तो ये सीधी सीधी हो गई, और सिविल पोस्ट भी होती है मिलिट्री में। तो उसके लिए ये बताएगा किस मेथड से रिक्रूटमेंट कराओ, ठीक है। प्रिंसिपल जो है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए सिविल सर्विस में एंड पोस्ट में, एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र में कैसा होना चाहिए। तो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे होगा, तो वो बोलेंगे या तो मेरिट के बेसिस पे होगा या नंबर ऑफ़ ईयर के बेसिस पे होगा, इस तरीके से ही बताएगा, ठीक है। सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस एंड पोस्ट की सूटेबिलिटी क्या होगा, 21 साल से ऊपर है, बैचलर डिग्री है, ठीक है। फिर प्रमोशन और ट्रांसफ़र की क्या सूटेबिलिटी होगी, कि प्रमोट कब करेंगे कि इतने साल तक, 5 साल तक ये कर ले। उसके ट्रांसफ़र तब करेंगे कि जब मतलब ट्रांसफ़र एज अ पनिशमेंट होगा कि किस तरीके का, तो वो बताएंगे कि सूटेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय द ट्रांसफ़र और डिप्यूटेशन, तो कहीं कोई ट्रांसफ़र हो गया वो भी तो अपॉइंटमेंट ही हो गया ना, और डिप्यूटेशन से भी वो अपॉइंटमेंट ही मान जाएगा। जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर में हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सिविल कैपेसिटी में, इंक्लूडिंग मेमोरियल और बेसिकली पिटिशन, इसमें क्या क्या आएगा, सेंसर हो जाएगा, तो डिसअप्रूवल हो जाएगा, सीवियर डिसअप्रूवल, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉसेस, रिडक्शन ऑफ लोअर सर्विस और रैंक डिमोशन, कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाएगा, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाएगा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। इन सब केसेस में अगर करना हो तो पूछते हैं इनसे। तो एनी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सिविल सर्वेंट in defending the legal proceedings instituted against him in respect of the act done in execution of his final official duty। तो इसमें क्या होगा कि इनसे कंसल्ट करेंगे, अगर मान लो सिविल सर्वेंट है तो उसने कुछ ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान
ठीक है, और उसमें कोई लीगल प्रोसीडिंग किसी ने चार्ज कर दी, फिर उसको पैसे भरने पड़ेंगे, मतलब लीगल। ओके। एनी क्लेम फॉर रीइम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सिविल सर्वेंट, जो भी लीगल एक्सपेंसेस सिविल सर्वेंट ने किए हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर उसके अगेंस्ट किसी ने कर दी है, अगर उसने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसा कर दिया और किसी ने उसके अगेंस्ट केस कर दिया, तो उसमें जो भी इसके पैसे होंगे तो वो इससे पूछेंगे कितने पैसे देने हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में है एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन विद रिस्पेक्ट टू द इंजरीज सस्टेन्ड बाय अ पर्सन while serving under the government of India and any question as the amount कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, ठीक है, तो उसको इंजरी हो गई, सर्व करते टाइम इंजरी हो गई, तो बोल रहे हैं कि क्या उसको पेंशन मिलेगी, और फिर वो मिलेगी भी तो कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मैटर ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट फॉर बेसिकली पीरियड एक्सीडिंग 1 year एंड ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, जो कि 1 साल से ज़्यादा होंगे, उस केस में पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे ऑन एंड ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, तो किस तरीके से रेगुलराइज करना है उन अपॉइंटमेंट्स को। ठीक है, मैटर रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज जो है उसको एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है उस केस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैटर ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट 1 साल से एक्सीडिंग जो हो जाएगा उसमें करना है, एंड रेगुलराइजेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट, और कैसे कैसे और उस अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, कहते हैं मैटर रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन जो है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, कि सर्विस को एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है, एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, कि उनको जो सिविल सर्वेंट है उनको री एम्प्लॉय करना है कि नहीं करना है। दूसरा मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या बोला है कि गवर्नमेंट फेल टू अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट ने अगर कंसल्ट नहीं किया यूपीएससी से, तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसके पास में कोई रेमेडी नहीं है कोर्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी अगर इन अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट बेसिकली इरेगुलरिटी इन कंसल्टेशन, अगर उन्होंने पूछा नहीं है यूपीएससी से या फिर कंसल्ट कर लिया पर माना नहीं उसको, और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन, या तो इरेगुलरिटी इन कंसल्टेशन रहा या फिर एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनवैलिडेट कर दे द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो बोला है वही होगा। दस द प्रोविजन डिस्क्रिशनरी, मतलब गवर्नमेंट की मर्जी कंसल्ट करे ना करे। ठीक है, और कंसल्ट कर भी लिया तो माने कि कितना माने, और ना माने कि ना माने कि ना माने। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं एडिशनल फंक्शन, देखते हैं क्या है इसके एडिशनल फंक्शन, है ना। तो इसमें क्या होगा, relating to the service of union can be conferred upon UPSC by the parliament. ठीक है, it can also place the personal system of any authority, corporate body of a public institution within the jurisdiction of UPSC. Hence the jurisdiction of UPSC can be extended by act of the parliament. ठीक है, तो उसका jurisdiction है बढ़ा सकता है। तो UPSC जो है, UPSC एनुअली जो है प्रेजेंट को रिपोर्ट देगा। ठीक है, प्रेजेंट उसको सामने पार्लियामेंट के सामने रख देगा, साथ के साथ में ये भी रखेगा कि मेमोरेंडम एक्सप्लेन द केस वेयर द एडवाइस जो है एक्सेप्ट नहीं की गई है और उसका रीज़न क्या रहा नॉन एक्सेप्टेंस का। ठीक है, तो जितने भी केसेस हैं नॉन एक्सेप्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और डिपार्टमेंट हैव नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर डिपार्टमेंट जो है नहीं कर सकता, सब बहुत सारों को करना पड़ेगा। इसमें लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या है। कुछ ये मैटर जो हैं इसके जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते यूपीएससी के, और इनमें कंसल्ट नहीं किया जाता है। तो इसमें रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ और पोस्ट बैकवर्ड एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन, इसके लिए। ठीक है, जब क्लेम कंसिडर करते हैं शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप का, इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सर्विस एंड पोस्ट, तो उस टाइम पे पूछा नहीं जाता है, तो अपनी मर्ज़ी से बता देते कि कितना मतलब इनको
ये लोग रखेंगे। जब चेयरमैन का सिलेक्शन होता है या फिर मेंबर कमीशन और ट्रिब्यूनल या फिर पोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर एंड बल्क ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज के लिए, ठीक है। विद रिगार्ड टू सिलेक्शन फॉर टेम्प्रेरी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट to a post if the person जो appointed is not likely to hold the post for more than a year। तो प्रेसिडेंट जो एक्सक्लूड कर सकता है पोस्ट सर्विस एंड मैटर फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ यूपीएससी, ठीक है। पार्लियामेंट बढ़ा सकता है और प्रेसिडेंट एक्सक्लूड कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस एंड द पोस्ट may make regulations specify the matter in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted। तो ये भी बता सकता है प्रेसिडेंट कि कौन से ऑल इंडिया सर्विस होंगे या फिर सेंट्रल सर्विस या फिर पोस्ट जिनमें कि यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा। बट जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 14 days। तो पार्लियामेंट जो अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है। तो प्रेसिडेंट भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के सामने रखेगा, पार्लियामेंट बताएगा कि हाँ भाई ये सही है कि गलत है। फिर रोल देखते हैं इसमें क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वॉचडॉग बोलता है ऑफ मेरिट सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें इट इज़ कंसर्न विद रिक्रूटमेंट और इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी आते हैं। एंड एडवाइस करता है गवर्नमेंट को विद कंसल्टेड जब पूछते हैं तो एडवाइस करता है किस किस में, प्रमोशन में, डिसिप्लिनरी मैटर्स में, ठीक है। और ये किससे नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस पे कि ये ग्रुप ए सर्विस होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, कैसी होती है, पे कितना देना है, कितना सर्विस कंडीशंस कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कैडर मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे IFS, IPS, IAS ये सब, एंड ट्रेनिंग, इससे मतलब नहीं है। ये मैटर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैंडल करता है। वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो यूपीएससी ओनली सेंट्रल रिक्रूट करता है बस। भाई मैंने टेस्ट दिलवा लिए, बच्चे पास कर दिए, बाकी तुम्हें सौंप दिए, अब तुम्हारा है काम है, देख लो। वेल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है इज ए पर्सनल एजेंसी इन इंडिया, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है ये, ठीक है। रोल क्या होगा यूपीएससी का, लिमिटेड है बट ऑल्सो रिकमेंडेशन है, और वो एडवाइजरी है जो कि आई थिंक बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट में, ठीक है। क्या सेफ गार्ड है यूपीएससी को, बस ये है कि पार्लियामेंट को बताना पड़ता है, आंसरेबिलिटी होती है ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट, ठीक है, फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशंस, ठीक है। फर्दर जो गवर्नमेंट जो कैन मेक रूल विद विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ एडवाइजरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी। हाँ वही पार्लियामेंट बना सकता है ना, स्कोप कम कर सकता है एडवाइजरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है 1964 में आया, तो इसने यूपीएससी के रूल को अफेक्ट किया, ठीक है, डिसिप्लिनरी मैटर्स में, क्योंकि दोनों से कंसल्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को जब डिसिप्लिनरी एक्शंस लेते हैं सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट। प्रॉब्लम क्या होगी कि कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस अगर दोनों ने अलग अलग दे दी तो उस केस में यूपीएससी जो है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, थोड़ा सा एज हो जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर, ठीक है, जो कि CVC जो क्रिएटेड की हुई है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के थ्रू, और स्टेटरी स्टेटस दिया है उसको 2003 में अक्टूबर में। दैट इज़ इट।